नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आए हैं आपके सामने जो एफबीआई अमेरिका के लिए आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह चुकी है। एक ऐसी मिस्ट्री जिसे आज तक अमेरिका न सुलझा पाया और न ही इसके बारे में किसी तरह का खुलासा कर पाया। एक ऐसा इंसान जिसने बड़े आराम से एक प्लेन को हाईजैक कर लिया और हाईजैक करने के बाद वहां से वो एग्जिट भी हुआ, वो बाहर भागने में सफल भी हो गया और टॉप मोस्ट एजेंसी में शुमार एफबीआई, अमेरिका की एफबीआई भी उसे तलाश करने में नाकाम रही। हम बात कर रहे हैं डीबी कूपर। ये उसका असली नाम भी नहीं था, एक मीडिया के जल्दबाजी, मिसकम्युनिकेशन, लैंग्वेज मिसकम्युनिकेशन में नाम भी इसका डीबी कूपर हो गया, जबकि इसका नाम टिकट पर लिखा हुआ था डैन कूपर, जिसने 24 नवंबर 1971 को संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई क्षेत्र में नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305, जो कि एक बोइंग 727 विमान है, उसका अपहरण कर लिया था। पोर्टलैंड ओरेगन से सिएटल वॉशिंगटन की उड़ान के दौरान इस प्लेन हाईजैकर ने बड़े ही आसान तरीके से प्लेन को हाईजैक कर लिया। कहानी शुरू होती है दोस्तों पोर्टलैंड से, जो कि अमेरिका के एक स्टेट ओरेगन का सबसे बड़ा शहर है। बुधवार करीब 24 नवंबर 1971 की दोपहर में 40 से 45 साल का एक शख्स जो कि पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचता है। उसकी हाइट लगभग 6 फुट या उससे थोड़ी कम होगी। उसने एक डार्क कलर का बिजनेस सूट और एक डार्क ब्राउन शूज पहन रखा था। साथ में उसने ऊपर से एक ब्लैक रेन कोट भी डाल रखी थी और हाथ में एक ब्लैक कलर का ब्रीफकेस भी ले रखा था। उस दिन एयरपोर्ट पर ज्यादा भीड़ तो थी नहीं, क्योंकि अगले दिन 25 नवंबर को अमेरिका में थैंक्स गिविंग डे मनाया जाना था, जिसमें कि लोगों को अपने जानने वालों, अपने रिश्तेदारों से मिलना जुलना होता था और एक दूसरे को गिफ्ट भी देते थे और थैंक यू बोलते थे। और उस दिन पूरे अमेरिका में छुट्टी होती है। ज्यादातर लोग पहले ही अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहुंच जाते हैं या पहुंच चुके होते हैं। इसीलिए 24 नवंबर 1971 को एयरपोर्ट पर बहुत कम ही लोग थे। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद ये शख्स नॉर्थ वेस्ट ओरियन एयरलाइंस के काउंटर पर जाता है और वहां पहुंचने के बाद वो पोर्टलैंड से सिएटल के लिए टिकट खरीदता है, जिसके लिए उसने $20 कैश में खर्च किए और काउंटर पर अपना नाम डैन कूपर बताता है और यही नाम उसके फ्लाइट टिकट पर भी लिखी होती है। और टिकट लेकर फ्लाइट नंबर 305, जो कि बोइंग 727 का टिकट था, लेकर कूपर ने बोर्डिंग गेट की तरफ जाना शुरू किया। उस टाइम पर एयरपोर्ट पे ना तो कोई मेटल डिटेक्टर होता था और ना ही कोई चेकिंग। बस जो एक चीज आपको अपने साथ रखनी होती थी वो थी सिर्फ एक टिकट। अच्छा, बोर्डिंग वगैरह की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद कूपर नॉर्थ वेस्ट ओरियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 305 में पहुंचता है और सबसे पीछे की लाइन में जो सीट होती है वहां जाकर वो सीट नंबर 18C पे बैठ जाता है और अपने बगल वाली सीट पर अपना ब्रीफकेस रख देता है। उसके दूसरे तरफ की जो सीट थी वो भी खाली थी और उसके बाद वो काले रंग का चश्मा लगाकर और एक सिगरेट जलाता है और फ्लाइट अटेंडेंट से अपने लिए सोडा और एक ड्रिंक रिक्वेस्ट करता है। उस फ्लाइट में कूपर के अलावा 35 पैसेंजर और थे। 3 फ्लाइट अटेंडेंट, एक पायलट और एक को पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर भी था। कुल मिलाकर उस फ्लाइट में 42 लोग, 42 लोग थे और वो फ्लाइट लगभग 2/3 खाली थी। दोपहर 2:50 पर यह फ्लाइट अपने तय वक्त पर पोर्टल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और लगभग आधे घंटे के बाद इसे सिएटल के टकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। फ्लाइट टेक ऑफ करने के थोड़ी देर बाद ही डैन कूपर ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाला और अपने बगल से गुजर रही फ्लाइट अटेंडेंट, जिसका नाम फ्लोरेंस था, फ्लोरेंस को उसने एक लेटर दिया
एक नोट्स दिया। फ्लोरेंस उसे ले लेती है और उसे मुस्कुराते हुए अपने पर्स में रख लेती है। फ्लाइट में अक्सर उसके साथ ऐसा होता था कि कोई भी उससे फ्लर्ट करता रहता था, तो उसे लगा कि ये भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता शख्स है जो मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। उसने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसा करते देखकर कूपर ने उसे अपने नजदीक बुलाया और उसके कान में धीरे से कहा कि अगर आपने इसे पढ़ लिया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास एक बॉम्ब है। जैसे ही ये बात फ्लोरेंस सुनती हैं, घबरा जाती हैं। फिर वो पर्ची खोलकर देखती हैं और उसमें लिखा था कि मेरे पास एक बम है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बैठें। उसके बाद फ्लोरेंस अपने एक साथी फ्लाइट अटेंडेंट जिसका नाम टीना मैकालो था, टीना को इन्होंने ये पर्ची दिखाई। टीना भी घबरा जाती हैं, लेकिन अपने आप को संभालते हुए फिर से पूछती हैं कि कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं। कूपर ने कहा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, आप मेरे बगल की सीट पर बैठिए। अब कूपर ने अपना ब्रीफकेस खोला और उसमें दिखाया किस तरीके से 4 बंडल में एक साथ जुड़ी हुई एक बैटरी थी और बहुत सारे तार उससे जुड़े हुए थे और एक डायनामाइट के साथ। ये देखने के बाद दोनों और घबरा जाते हैं। कूपर बोलता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी जो डिमांड है इस प्लेन के कैप्टन तक पहुंचाएं। इसके बाद ऊपर एक पर्ची पर अपने डिमांड लिखता है और उस डिमांड में ये था कि आज शाम 5 बजे तक 2 लाख अमेरिकी डॉलर चाहिए, 4 पैराशूट चाहिए, 2 प्राइमरी बैक पैराशूट और 2 रिजर्व फ्रंट पैराशूट। और जब ये प्लेन लैंड करे तो इस प्लेन को रिफ्यूलिंग करने के लिए रनवे पर एक ईंधन से भरा ट्रक होना चाहिए और अगर कोई भी चालाकी अगर दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोग तो मैं इस प्लेन को उड़ा दूंगा। कूपर की ये डिमांड लेकर फ्लोरेंस फ्लाइट के कैप्टन विलियम स्क्वाड के पास पहुंचती है और इधर टीना भी कूपर के बगल में बैठकर उस प्लेन के इंटरकॉम से कैप्टन विलियम को सारी सिचुएशन बताती है। इसके फौरन बाद कैप्टन विलियम सीधे एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करते हैं और सारी घटना की जानकारी देते हैं। और ऐसे एक आदमी जिसका नाम डैन कूपर है, उसने फ्लाइट नंबर 305 को हाईजैक कर लिया है। उसके पास एक बॉम्ब है और उसकी ये डिमांड है और अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो वो प्लेन को बम से उड़ा देगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी जैसे ही ये खबर सुनती है वहां भी हड़कंप मच जाता है। इसके तुरंत बाद FBI को हाईजैकिंग की जानकारी दी जाती है और लोकल पुलिस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी को भी अलर्ट कर दिया जाता है। और इधर डैन कूपर टीना से कहता है कि जब तक उसकी ये डिमांड पूरी नहीं की जाती है तब तक ये प्लेन सिएटल में लैंड नहीं करेगा और ये भी मांग करता है कि उसे जो 2 लाख अमेरिकी डॉलर चाहिए वो सभी $20 की शक्ल में होना चाहिए, $20 की शक्ल में होना चाहिए। इसके बाद टीना इंटरकॉम के जरिए ये बात पायलट तक पहुंचाती है और फिर पायलट ने ये बात ATC को बताई। फिर लास्ट में ये तय हो जाता है कि अभी उसकी सारी डिमांड पूरी कर देते हैं और बाद में कहीं तो ये लैंड करेगा ही और उसे वहीं दबोच लेंगे। फ्लाइट 305 सिएटल पहुंच गई, पर क्योंकि कूपर ने कहा था जब तक उसकी मांग पूरी नहीं होती है तब तक ये प्लेन नहीं उतरेगा, लैंड नहीं करेगा। पैसेंजर पैनिक ना हो जाए इसके लिए ये अनाउंसमेंट की गई कि एक छोटी सी मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से फ्लाइट को सिएटल पहुंचने में वक्त लगेगा और ये प्लेन एयरपोर्ट के आसपास ही आसमान में अगले 2 घंटों तक गोल गोल चक्कर लगाता रहा। और इस दौरान टीना ने ऊपर से पूछा कि उसने हाईजैकिंग के लिए नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस को ही क्यों चुना, क्या उसे इस एयरलाइन से कोई बदला लेना था? तो कूपर ने कहा नहीं, मुझे बस बदला लेना था पर इस एयरलाइन से नहीं। ये तो महज एक इत्तेफाक है कि मैं इस एयरलाइन में बैठ गया हूं। इधर इन 2 घंटों के दौरान एम्बेसी सिएटल के फर्स्ट नेशनल बैंक से $20 की शक्ल में $2 लाख का इंतजाम कर दिया जाता है। इन सभी नोटों के सीरियल नंबर नोट कर लिया जाता है ताकि आगे कभी ये पैसे खर्च हों तो ऊपर को पकड़ा जा सके। आज 2024 में इन नोटों की कीमत लाखों डॉलर में है। पैसों का इंतजाम हो जाने के बाद वहीं के एक स्काई डाइविंग स्कूल से 4 पैराशूट का भी इंतजाम किया जाता है और शाम 5:26 पर ATC के जरिए फ्लाइट के कैप्टन को खबर दी जाती है कि उसकी सभी डिमांड पूरी कर दी गई है। फिर कैप्टन ये खबर टीना को देते हैं और टीना कूपर को।
इसके बाद ऊपर प्लेन को लैंड करने की इजाजत देता है। इसके बाद कूपर प्लेन को लैंड करने की इजाजत देता है और कहता है कि इस प्लेन को सभी लाइटों से दूर एक अलग रनवे पर खड़ा करें और लैंड करने से पहले उस फ्लाइट की लाइट को बंद करा दें, जिससे कि बाहर से कोई भी ये देख न सके कि अंदर क्या मूवमेंट हो रही है। फिर शाम 5:45 पर फ्लाइट 305 सिएटल की टैकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। उसके बाद सिएटल एयरपोर्ट का मैनेजर $2 लाख और 4 पैराशूट लेकर इस बोइंग 727 के पीछे वाले गेट पर पहुंचता है। और उस वक्त बोइंग 727 ही इकलौता ऐसा कमर्शियल प्लेन था जिसके गेट पीछे की साइड से भी खुलते थे और उस गेट में एक सीढ़ी भी लगी होती थी, जिसके बाद टीना पीछे वाले गेट से बाहर आती हैं और एयरपोर्ट के मैनेजर से $2 लाख जो कि बोरी में भरे हुए थे डॉलर के छोटे नोट होने की वजह से उन पैसों की बहुत सारी गड्डियां बना दी गई थी और सिर्फ पैसों का वजन ही लगभग 10 से 11 किलो के बीच में था। टीना उन पैसों और पैराशूट को लेकर कूपर के पास पहुंच जाती है। इस दौरान प्लेन में फिर से फ्यूल भरने का काम शुरू हो चुका था। जब कूपर के इन सारे डिमांड को पूरा कर दिया जाता है तो बदले में उसने प्लेन में बैठे 35 मुसाफिरों के साथ 35 पैसेंजर्स के साथ एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइट अटेंडेंट को भी उसने छोड़ दिया था। अब इस बोइंग 727 में सिर्फ 5 लोग बचे थे। एक कैप्टन विलियम स्कॉट, एक को पायलट बिल रेड, एक फ्लाइट इंजीनियर हेंडरसन, एक फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलो। इसके बाद उसने तकरीबन 5 शर्तें और रखी। पहला तो यह कि इस प्लेन को मैक्सिको लेके चलो। पायलट्स ने बताया कि डायरेक्ट मैक्सिको जाने के लिए फ्लाइट नहीं है, हमें बीच में ही उतरकर इसे कहीं रिफ्यूल करना पड़ेगा। पायलट्स ने डैन को सजेस्ट किया कि वो रिफ्यूलिंग कहां कहां कर सकता है। सबसे पहले तो सिएटल से मैक्सिको के बीच कूपर को 2 ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं जहां वो उतरकर रिफ्यूल कर सकता था। पहला फियोनिक्स एरिज़ोना, दूसरा रेनो नेवाडा। कूपर रेनो एयरपोर्ट पर रिफ्यूल करने की मंजूरी दे देता है। उसकी दूसरी शर्त थी कि प्लेन की सीढ़ी को खुला रखना है। पायलट्स ने बताया कि पीछे की सीढ़ियों को खुला रखकर इस प्लेन को टेक ऑफ नहीं कराया जा सकता है, लेकिन पायलट्स ने उसे ऑप्शन दिया कि जब ये हवा में प्लेन होगा तो उस समय इन सीढ़ियों को खोल दिया जाएगा। तीसरी शर्त ये थी कि इस प्लेन की स्पीड 200 माइल्स से ज़्यादा नहीं होगी और चौथा कि इस प्लेन का लैंडिंग गियर पूरे सफ़र के दौरान खुला रहेगा और पांचवा प्लेन के विंग्स के फ्लैप दोनों तरफ 15 डिग्री तक झुके रहेंगे। अथॉरिटी और FBI उसकी इन शर्तों को मान लेती है और फिर शाम 7:36 पर लगभग 2 घंटे बाद ये प्लेन फिर से टेक ऑफ करता है। बोइंग 727 के हवा में पहुंचने के लगभग 5 मिनट बाद ही कूपर मकलो से कहता है कि अब वो भी कॉकपिट में चली जाए और उसे अंदर से लॉक कर ले, इसके बाद उसे डिस्टर्ब न करें। टीना मकलो इसकी बात सुनने के बाद कॉकपिट की तरफ जाने लगी और कॉकपिट में पहुंचने के बाद उसे अंदर से लॉक करने से पहले एक आखिरी बार उसने कूपर को देखा तो वो प्लेन के बीचों बीच खड़ा था और अपनी कमर से कुछ बांध रहा था, शायद वो पैसे थे। इसके बाद टीना ने कॉकपिट को अंदर से बंद कर लिया और अब इस पूरे प्लेन में पीछे की तरफ सिर्फ कूपर ही था। दूसरी ओर जब ये प्लेन सीधे एयरपोर्ट से उड़ा तो इस प्लेन पर नजर बनाए रखने के लिए इसके पीछे US एयरफोर्स के 2 A-106 फाइटर जेट्स भी लगा दिए गए, जिनमें कि एक बोइंग 727 के ऊपर उड़ रहा था और एक नीचे की तरफ तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो रही थी और ये प्लेन 200 माइल्स की रफ्तार को बरकरार रखते हुए 10,000 फीट की ऊंचाई पर अपने तय रूट पर उड़ रहा था। लगभग 8 बजे के आसपास कॉकपिट के अंदर लाइट इंडिकेट होती है, पीछे की सीढ़ी को खोल दिया गया और एयर प्रेशर भी चेंज हो रहा था। इसका मतलब था कि प्लेन के अंदर बाहर से हवा आ रही है। कैप्टन विलियम इंटरकॉम के जरिए कूपर से बात करने की कोशिश करते हैं, मगर कूपर का उस तरफ से कोई जवाब नहीं आता है और उनमें से किसी की ऐसी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो पीछे की तरफ जाकर देखे कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि कूपर ने किसी को भी पीछे आने से मना किया था।
इसके लगभग 10 से 15 मिनट तक कॉकपिट में बैठे सभी लोगों को प्लेन में एक झटका सा महसूस होता है और बहुत तेज एक एयर प्रेशर भी महसूस होता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए सभी सुन्न पड़ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और इसके 2 घंटे बाद रात लगभग 10:15 पर यह प्लेन रेनो के ताहोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करता है। इस प्लेन के पीछे की सीढ़ी अब भी खुली हुई थी। रेनो एयरपोर्ट पर पहले से ही FBI के एजेंट्स, पुलिस और सुरक्षा बलों को कूपर को पकड़ने की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी और ये सब पूरी तैयारी में बैठे हुए थे। और बोइंग 727 के लैंड करते ही ये सभी इस प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर ये जैसे ही इस प्लेन में घुसते हैं उन्हें कहीं पे भी कूपर दिखाई नहीं देता है। कूपर जिस सीट पर बैठा था वहां से इन्हें 2 पैराशूट मिलते हैं, एक खुला और एक रिजर्व पैराशूट। कूपर ने जो सिगरेट पिए थे उसके 8 बचे हुए बट्स भी मिलते हैं और एक काले रंग की क्लिप ऑन टाई भी मिलती है, जिसमें एक टाई क्लिप भी लगी हुई थी। प्लेन को पूरी तरीके से खंगाल लिया जाता है, चप्पा चप्पा छान लिया जाता है, लेकिन प्लेन के अंदर ना ही कोई बॉम्ब मिलता है, ना ही कूपर से जुड़ी हुई कोई चीजें मिलती हैं। क्लियर था कि वो सिएटल से रेनो के बीच पैराशूट पहनकर पैसों समेत रात के अंधेरे में उस प्लेन से कूद गया था। मगर अब सवाल ये था कि आखिर कूपर कूदा कहां, क्योंकि ना तो उस फ्लाइट में बैठे किसी शख्स ने उसे कूदते हुए देखा और ना ही उन फाइटर जेट्स के पायलट्स ने देखा जो बोइंग 727 के ऊपर और नीचे उड़ रहे थे। क्रू मेंबर्स ने जैसा सजेस्ट किया कि रात के 8:13 पर प्लेन में एक झटका महसूस हुआ था, तो ऐसा हो सकता है कि कूपर उसी समय इस प्लेन से कूदा हो। अच्छा, प्लेन भी जिस रूट पे चल रहा था उसका नाम था विक्टर 23। तो इस हिसाब से, इस रूट और टाइमिंग के हिसाब से कूपर जिस जगह कूदा वो जगह पोर्टलैंड से 64 किलोमीटर दूर उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ थी, जो कि और एरियल, वॉशिंगटन और लेविस नदी के आसपास थी। और इसके बाद उसी रात फ्लाइट क्रू मेंबर्स, पैसेंजर्स थे, उनके बताए अनुसार कूपर का स्केच तैयार किया जाता है। और फिर अमेरिकी इतिहास में किसी भी इंसान को ढूंढने के लिए आज तक का सबसे बड़ा मिशन शुरू हुआ और इसे नाम दिया गया नॉरजैक। अगली सुबह से ही इस इलाके में कई किलोमीटर एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जहां कूपर कूदा था वो पूरा एरिया जंगलों और बड़े बड़े पेड़ों से ढका हुआ था और कूपर को इस एरिया में ढूंढना बहुत मशक्कत का काम था। यह सर्च ऑपरेशन चलता रहा। ग्राउंड पर सर्च करने के लिए लोगों की बहुत बड़ी बड़ी टीम बनाई गई, जिन्होंने अगले कई महीनों तक कई किलोमीटर आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह छान मारा। आसमान में हेलीकॉप्टर से भी ढूंढा गया और नदी के अंदर भी ढूंढने की कोशिश की गई। और उस समय एक प्राइवेट एजेंसी ने अपनी सबमरीन शिप से पानी के 200 फीट अंदर तक अपनी सर्च ऑपरेशन शुरू की, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि ना ही कूपर मिला और ना ही पैसे और ना ही पैराशूट के कोई हिस्से। न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर में ये खबर आई, लोगों के बीच ये खबर ऐसी फैली जैसे जंगल में कोई आग। हर कोई जानना चाहता था इस रहस्यमय इंसान के बारे में। कौन है ये जो रात के अंधेरे में आसमान में उड़ते हुए एक प्लेन से गायब हो गया। और इस दौरान एक न्यूज़पेपर ने गलती से उसका डैन कूपर की बजाय बीबी कूपर मेंशन कर दिया और इसके बाद वो इसी नाम से मशहूर हो गया। इसके बाद FBI ने पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर उस नाम को खंगालना शुरू किया जिस नाम को उस टिकट लेते समय डैन कूपर ने दिया था। उसकी हिस्ट्री खंगाली गई, मगर इस नाम का कोई शख्स नहीं मिला। और इस सर्च ऑपरेशन में नोटों के उन सीरियल नंबर को भी पब्लिक कर दिया गया जो डीबी कूपर को दिए गए थे, जिससे कि पब्लिक की मदद ली जा सके। कई न्यूज़पेपर ने तो यहां तक ऐलान किया था कि अगर कोई भी शख्स इस सीरियल नंबर का एक भी नोट लेकर आएगा, कोई भी शख्स, तो उसके बदले उसे $5000 तक का इनाम दिया जाएगा। मगर इसके बाद भी कुछ हाथ नहीं लगता है। इस ऑपरेशन में यह भी कहा गया कि प्लेन से कूदने के बाद कूपर नहीं बचा होगा, क्योंकि उसके ऐसे कपड़े भी नहीं थे। प्लेन से कूदते समय कूपर के पास ना ही ऐसे कपड़े थे और ना ही चश्मा, हेलमेट था।
कि जिससे वो जिंदा बच सके कूदने के बाद। उस दिन बाहर तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो रही थी, ऊपर से अंधेरा भी था, तो कूदने के बाद उसे होश ही नहीं रहा होगा कि वो कहाँ जा रहा है, और अंधेरे में वो एक पेड़ के ऊपर गिरा होगा और उसकी मौत भी हो सकती होगी। दूसरा कि जब वो प्लेन से कूदा वो सीधे लुइस नदी में जाके गिरा होगा, और नवंबर के महीने में वहां का टेम्परेचर -डिग्री में रहता है। प्लेन से कूदने से पहले उसने अपने कमर में पैसों की बोरी को भी बांधा था, जिसका कि खुद का वजन लगभग 10 से 11 किलो था। पानी में गिरने के बाद ना तो वो खुद संभल पाया होगा और ना ही पैसों को संभाल पाया होगा, क्योंकि पानी इतना ठंडा था कि अगले कुछ मिनटों में ही कूपर की मौत हो सकती थी। मगर FBI को इन दोनों थ्योरी पर शक था, और सवाल भी इसलिए उठ रहे थे कि अगर कूपर की मौत हो गई होगी तो उसकी लाश क्यों नहीं मिली, और जिसकी वजह से ये इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही चलती रही। और इस घटना के लगभग 9 साल बाद 10 फरवरी 1980 को ड्राइंगरम नाम का 18 साल का बच्चा अपने माँ बाप के साथ कोलंबिया नदी के किनारे एक बीच जिसका नाम टीना बार था, वहां पिकनिक मनाने के लिए जाता है और आग जलाने के लिए वो बीच में गड्ढा खोदता है। अचानक से उसे लगता है कि रेत में कुछ दबा हुआ है, और जब वो थोड़ा और खोदता है तो उसे वहां से $20 की 3 गड्डियां मिलती हैं, $20 की 3 गड्डियां मिलती हैं। ये नोट काफी पुराने से लग रहे थे, और उसमें टोटल जो अमाउंट था वो $5,800 था। ये नोट FBI को दिए गए, और इन नोटों का सीरियल नंबर मिलाया गया तो वो उन सीरियल नंबर से मैच हो गए जो कूपर को दिए गए थे। उसके बाद से कई बार टीना बार बीच की खुदाई की गई, मगर इन 3 नोटों के बंडलों के अलावा और कुछ नहीं मिला। FBI को अब ये महसूस हो रहा था, लग रहा था कि अब ये केस सॉल्व हो जाएगा, मगर इन पैसों ने केस को सुलझाने की बजाय और उलझा दिया, क्योंकि टीना बार बीच पे जहां से ये पैसे मिले थे वो स्पॉट और कूपर के कूदने का स्पॉट के बीच की दूरी 27 किलोमीटर थी। सवाल यह था कि आखिर ये पैसे यहां आए कैसे, जहां कूपर ने छलांग लगाई थी। तो सवाल यह था कि आखिर ये पैसे यहां पर कैसे आए। थ्योरी ये भी एक सामने आती है कि जब प्लेन से वो कूदा तो उसके पास पैसे जो थे वो इस नदी में गिर गए, और वो नोट बहते बहते कोलंबिया नदी में आ गए, और फिर कोलंबिया नदी के जरिए टीना बार तक पहुंच गए। मगर प्रॉब्लम ये थी कि वो इस नदी जिस जगह कोलंबिया नदी से मिलती है, वहां से कोलंबिया नदी टीना बार के उल्टी दिशा में बहती है। उन पैसों का कोलंबिया नदी में मिलने के बाद टीना बार बीच पर पहुंचना पॉसिबल नहीं था, और ये तीनों नोट की गड्डियां एक साथ बहकर एक ही बीच के किनारे एक ही जगह पर आकर रुक जाएं भी पॉसिबल नहीं लगता है। सालों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही। FBI को आज तक उसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। दोस्तों, हम अगले अपने नए वीडियो में मिलेंगे एक नए प्लेन क्रैश के साथ में। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आगे भी आप हमसे जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें।